हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, हमने कहाँ पे छोड़ा था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे। ठीक है, तो देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन टू टाइप्स के होते हैं, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन। एवरीवन नोज इट। एमरफस क्या होता है, अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बताएं तो जैसे कि एमरफस कंपाउंड को अगर आप क्लीव करते हैं तो उनका सरफेस हमें रफ मिलता है। जैसे ये है तो वी गेट अ वेरी रफ सरफेस, वो रफली क्लीव्ड होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एमरफस। और अगर यही सरफेस स्मूथ कट होता है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है CSI नेट में, केट में, IIT जैम में कि एमरफस बता दो इनमें से कौन सा फॉर्म है कार्बन का। तो कौन कौन से हैं, कोक, सूट, कोल एंड लैम्ब्लैक। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, हमारे एमरफस में। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या क्या आते हैं, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है, लॉन्स्टेलाइट आता है, चॉलाइट आता है, कार्बन 6 आता है। एक क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये आता है कहाँ तक, हमारा आता है लैंसोलाइट तक। इन सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। और चाओलाइट में और कार्बन 6 में वी हैव कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है। देखो इनको हमें इसी मेन ग्रुप एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में करना है। एक बार रिवाइज करें, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल, वी नो इट। हाईएस्ट ऑब्वियस है, हार्ड है तो उसको बॉयल करना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और हर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर डायमैग्नेटिक। अब हमें कैसे पता चला दैट ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वो शेप होती है टेट्राहेड्रल, मतलब ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर हमें क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में हम डायमंड को, ग्रेफाइट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि डायमंड का स्ट्रक्चर है कैसा, तो देखो हम डायमंड ऐसा क्यूब बनाते हैं ना सॉलिड स्टेट में, हमें क्यूब बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इस इज आवर बॉडी सेंटर। ठीक है, ये हमारा बॉडी सेंटर है और कॉर्नर के बीच में, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव आवर सेंट्रल कार्बन। ठीक है, ऐसा होता है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कार्बन है। अब और ये कॉर्नर से हमने लिया था, तो ये कॉर्नर जिन जिन फेजेस के साथ कॉमन है वहाँ के फेज के सेंटर पे हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये कौन कौन से फेज को कर रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो एक यहाँ पे हो गया, एक ये वाले फेज को कर रहा है, ये हो गया, एक नीचे वाले फेज को भी कर रहा है, तो वो मान लेते फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया। तो ये जो है हमारा कितने हो जाएंगे, ये और हमारा इस कॉर्नर के साथ, तो ये हो गए टोटल 4। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल यहाँ पे लाई करता है, क्यूब के अंदर लाई करता है। तो ये अगर हमारा कार्बन है तो जो भी इस कॉर्नर का फेज होगा, ठीक है, ये कॉमन फेज है, ये कॉमन फेज है, एक नीचे वाला फेज है वो कॉमन है, तो वहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये फर्दर ये फर्दर, तो इस तरह की लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कार्बन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक इसका, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई होमो लूमो गैप सिग्मा टू सिग्मा स्टार देयरफॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखो कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बार बताओ, इनमें कौन से बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसको मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन कर रहा है तो वो कौन से ट्रांजिशन करेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं। तो ये हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। हमें पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अच्छे से पढ़ते हैं यूवी में कि सिग्मा से सिग्मा स्टार का गैप सबसे ज़्यादा होता है, फिर हमारा हो जाता है पाई टू पाई स्टार। तो ये गैप है काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब इसको जंप कराने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, तो ऑब्वियस ही बात है वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, और जब ट्रांजिशन नहीं करेगा तो इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सो इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इज फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार।
ठीक है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे क्या होता है, जितनी लाइट्स को आप डालोगे उतनी रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से इट शाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक बोरोन एंड एल्यूमिनियम लीड्स टू कलर डायमंड। आप क्या करो, एक कार्बन को निकालो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इस कार्बन को निकाला और बोरोन या फिर एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस कर दिया इस कार्बन की जगह, तो ये कलर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम डालने से इसका कलर हो जाता है ब्लू, तो हम उसको बोल देते हैं ब्लू डायमंड। क्या बोल देते हैं, ब्लू डायमंड। इसके बाद हमें पता है सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि सी सी बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है कि सी डबल बॉन्ड सी को, तो आप ऑब्वियसली बात करोगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैं रिएक्टिव की बात करूँ तो सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स की वजह से यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर मान लो H+ है अटैक करने के लिए, तो किस पे ज़्यादा जल्दी अटैक करना चाहेगा, ऑब्वियसली इस पे, ना कि इस पे। तो जिसके वजह से बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हर स्पीसीज उसको तोड़ नहीं पाती। अगर आपने एसिड बेस याद किया होगा तो याद करो कौन इसको तोड़ सकता है, सिर्फ सुपर एसिड्स होते हैं जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके वजह से दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। एक आता है क्वेश्चन ट्रांजिशन पे कि डायमंड ग्रेफाइट में ट्रांसफ़र तो होता है, मतलब ट्रांजिशंस तो होती हैं, बट ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि ये काम करने के लिए इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। हमें पता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है उसको इतना ट्रैवल करना पड़े, उसको इतना ट्रैवल करना पड़े। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत स्लो होगा, उसको धीरे धीरे वो प्रोसीड करेगी, क्योंकि उसे तो अभी वो एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसके जो ये ट्रांसफ़र के लिए जो EA होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, कन्वर्जन होता है बट बहुत स्लो होती है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा, अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूँ तो इट इज़ मोर मेटास्टेबल स्टेट। डायमंड इज़ ए मेटास्टेबल, सो कन्वर्ट्स टू ग्रेफाइट वेरी स्लोली। अगर कोई चीज़ पहले से स्टेबल है तो वो अनस्टेबल क्यों जाना चाहेगी, है ना, तो वो स्टेबिलिटी के पास ही रहेगी। तो डायमंड जो होता है वो काफ़ी मेटास्टेबल होता है, इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है। और सेकेंडली, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी हाई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो एज वी नो इन द केमिकल काइनेटिक्स। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी मस्ट बी इन योर माइंड रिलेटेड टू डायमंड। एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद पेपर में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट ऑफ कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट। सो गाइस, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज़ ग्रेफाइट। देखो, इतना इज़ मोर देन सफिशिएंट, एज ऑलवेज आई सेड। देखो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में जैसे डायमंड में वी हैव सिंगल सिंगल कार्बन, हाँ, यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन में होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड की यूनिट्स होती हैं, शीट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें दो तरीके की शीट्स होती हैं, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। अल्फ़ा में जो सारी ये रिंग्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, और बीटा में जो सारी रिंग्स होती है वो रोम्बोहेड्रल होती है। हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, हम लोग अपने सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, AB टाइप की होती है। AB टाइप का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये A लेयर है, ठीक है, तो जो B लेयर होगी ना, मान लो ये हमारी A लेयर बनी हुई है, B लेयर फॉर एग्जांपल यहाँ से होगी और मान लो पेंटागोनल रिंग टाइप की है, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट लेयर होगी वो हेक्सागोनल रिंग होगी, जैसे कि A वाली थी। तो इसको हम क्या कह देते हैं, हम सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये A लेयर हो गई, ये B लेयर हो गई, ये A लेयर होगी, तो ये हो गई AB टाइप की। रोम्बोहेड्रल मतलब बीटा में क्या हो जाता है, ABC, मतलब ये A लेयर, फिर B लेयर, थर्ड लेयर
थोड़ी सी और डिफरेंट हो गई, फिर रिपीट होती है, तो वो जाती है ए बी सी टाइप की। इसे जस्ट हमें अपने दिमाग में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दो तरह की शीट्स होती है, अल्फ़ा फॉर्म में हो सकती है, बीटा फॉर्म में हो सकती है। अल्फ़ा फॉर्म में ए बी और बीटा फॉर्म में ए बी सी टाइप में, ठीक है। इसके अगर हम जनरल ग्रेफाइट की बात करें, अल्फा बीटा की बात नहीं करें, तो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं हैविंग अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एंड विद कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो ये होता है। ये दो शीट्स हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा, ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा सा पास बना दिया। आप एक शीट के बाद थोड़े गैप के बाद दूसरी शीट बनाएंगे। इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 3.34 एंगस्ट्रॉम, और इस शीट से इस शीट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उन्हें बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो जिस तरह की ये स्टैकिंग होती है इसे हम बोल देते हैं पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन। ये हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर CSI नेट पे क्वेश्चन आया था कि ग्रेफाइट के अंदर किस तरह की स्टैकिंग होती है, तो इसमें पाई टू पाई स्टैकिंग इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। नहीं, ये भी हो सकता है इनमें कौन सी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। हमें पता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काफ़ी वीक होती है, जिसके वजह से ये जो लेयर्स होती हैं काफ़ी स्लिपरी होती हैं, जिसकी वजह से इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट एज वेल एज इट इज़ यूज इन अ पेंसिल्स, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ऑब्वियसली बात है का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये किस में होता है, बेंजीन में होता है। और कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को ले लो 1spp sp2, ठीक है। तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। एक भी इलेक्ट्रॉन इनके पास पेंडिंग नहीं होता है, जिसके वजह से दे आर ऑल आर डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मैम अगर ये डायामैग्नेटिक होता है तो ये इतना अच्छा कंडक्टर क्यों होता है। पता है ये जितने भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ना, दे आर गुड कंडक्टर कब बनते हैं, जब हम इसमें कोई ना कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। जैसे ग्रेफाइट में फॉर एग्जांपल जब मैं पोटेशियम डालती हूँ तो जिसकी वजह से दे विल बिकम अ गुड कंडक्टर। अब बात आती है कैसे बनते हैं, क्योंकि पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है, इसे हम बोलते हैं इंटरकलेशन कंपाउंड्स, जो कि अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इन पॉइंट्स के बाद आपको करवाऊंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं। एक और वजह से भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हमारा डायमंड था उसमें सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे वी हैव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड्स होंगे तो इनका होमोलोमो क्या होगा, पाई स्टार होगा। हमें पता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में दिस इज़ वेरी अ लेस गैप। ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, काफ़ी कम गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांजिशन कराना इजी होता है, जिसके वजह से दे आर वेरी गुड कंडक्टर। तो होमो एंड लूमो गैप इज लेस, देयरफॉर अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि ये क्या है, ठीक है। इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरे पास डायग्राम है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके इस डायरेक्शन में चलूँ तो ये डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज पैरेलल टू दिस शीट। अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ तो दिस विल कॉल परपेंडिकुलर टू द शीट। भाई शीट तो ऐसे है और मैं ऐसे जा रही हूँ तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड दिस इज़ अ पैरेलल डायरेक्शन। ये मेरी पैरेलल डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसके पैरेलल चल रही हूँ, एक एक को लेते हैं, अगर मैं इसके पैरेलल चल रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर चल रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन तो है नहीं, क्योंकि ये देखो गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया। वी हैव वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर चल रही हूँ तो वी हैव वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पैरेलल कॉन्जुगेशन, और अगर कॉन्जुगेशन है, हमें पता है जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो कंडक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। भी एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है। हम जहाँ कॉन्जुगेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, हाई है। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन, यहाँ पे तो हमारा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, परपेंडिकुलर में वी हैव वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब नो कंडक्टिविटी। और जब कंडक्टिविटी नहीं है मतलब नो कॉन्जुगेशन, तो फिर नो कंडक्टिविटी, यहाँ लिख दोगे नो कॉन्जुगेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है नो कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, व्हेन यू मूव पैरेलल टू द शीट then there is a conjugation, and if there is a conjugation there is a movement of electron, there is a flow of electron, and because of the flow of electron they are very highly conductive, they are conductive। तो ये तो conductive हो गया, but जब when we are moving perpendicular to the sheet, as there are only van der Waals force of attraction, no conjugation, no conductivity, तो they are very poor conductors। ठीक है, अब हमें पता है, हम बैंड थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर कोई हाई कंडक्टर है, जैसे यहाँ पे वी हैव हाई कंडक्टर, तो मैं जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह दिस विल एक्ट एज अ मेटल। मेटल में क्या होता है, मेटल बहुत गुड कंडक्टर होते हैं, पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी घटती जाती है। क्यों? क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। कर्नल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो अच्छे से फ्लो कर रहे थे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो कंडक्टिविटी घट जाती है। तो जब यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी मान लो मैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यहाँ पे दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स। जैसे हमें पता है इनका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो ऐसा किसके केस में होता है, सेमी कंडक्टर्स के केस में, तो इट विल एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना है। एंड इट विल एक्ट एज अ मेटल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट का, तो ध्यान से अच्छे से सर, तो यही लाइन को मैं पढ़ती हूँ अब। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन ड्यू टू कॉन्जुगेशन, एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन because only van der Waals force of interaction in vertical, no conjugation। ठीक है, और हमें पता है अगर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो टेम्परेचर को बढ़ाते ही कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इट विल एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर। और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घट जाएगी, इट विल बिहेव एज अ मेटल। समझ में आ गई वाली बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे तभी ये ग्रेफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समझना है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं, ये बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए इसके। देखो अभी मैंने बोला डायमंड इज अ मेटास्टेबल, ठीक है, वो मेटास्टेबल है, पर थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है ग्रेफाइट के अंदर, तो इट इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, मोर रिएक्टिव देन डायमंड अभी बताया, क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अटैकिंग इसकी जल्दी होगी, तो यार मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कार्बन देन दैट ऑफ डायमंड ड्यू टू लूजली है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 वाली। सी मतलब क्या होता है, ग्रेफाइट मान लो फॉर एग्जाम्पल डाला हुआ है, ठीक है, हमें पता है, हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, एक बेंजीन लिए और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और मैंने इसमें KMnO4 डाला। आपको अच्छे से याद होगा 11 12 सबको पता होता है, ये क्या करता है, इस पूरे को एक सिंगल COH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक H हटा दिया मैंने, अब क्या कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और एक H है, और फिर KMnO4 डाला, क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। अब मैंने क्या किया, सारे CH3 कर दिए, ये भी CH3, ये कार्बन था, इस पे CH3, यहाँ पे CH3। अब मैंने इसमें KMnO4 डाला तो रिएक्शन नहीं होती। क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कार्बन लगे हुए हैं तो मिनिमम एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इस पे 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 1 हाइड्रोजन था, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं था। अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितनी ही लंबी चेन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे H था, यहाँ पे बड़ी सी कोई चेन लगा दो, मान लो एक और बेंजीन रिंग आपने लगा दी,
ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि एक सिंगल H है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। अब हमें पता है ग्रेफाइट, ये मेरे को ग्रेफाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने KMnO4 डाला, आपको पता है ये कार्बन कार्बन से, पर यहाँ पे एक H तो है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जब हम इसमें KMnO4 डालते हैं, मैं अगर कि सिंगल यूनिट दिखाऊं तो ये सारे के सारे COH के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डालेंगे ये सारे के सारे COH में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी मतलब इसके ये कार्बन था ये COH में, ये COH में, ये P2F5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव करता है। कैसे वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, इसमें कैसे निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, इसमें कैसे निकलेगा, इसका वाटर निकलेगा। तो उतनी इस पर्टिकुलर एरिया में वी गेट ना पेंटागन रिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस फॉर ग्रेफाइट, ठीक है। अब हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नॉलेज में कह रही हूँ ना, इन सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट आता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट आता है। यूज योर माइंड एंड यूज योर कॉन्सेप्ट इन योर पेपर। अब हम करेंगे इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। सो क्लास अब हम लोग करते हैं इंटरकलेशन ऑफ ग्रेफाइट। क्या होता है इंटरकलेशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की लेयर्स अभी आप यहाँ देखी, अगर उसके बीच में एक और लेयर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो उस लेयर के इंट्रोड्यूस करने को हम बोल देते हैं इंटरकलेशन ऑफ ग्रेफाइट। बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट अनदर लेयर इज इंट्रोड्यूस एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरकलेशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। इंटरकलेशन कंपाउंड्स, ग्रेफाइट दो तरह के इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होते हैं, जिसमें जैसे हमें पता है कॉन्जुगेटेड होती है, अभी जस्ट ग्रेफाइट को हमने पढ़ा है, कॉन्जुगेशंस होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। एक तरीके का इंटरकलेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें पाई सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट बिकम बेंट एंड प्लेनरिटी इज लॉस्ट, क्योंकि हमारी लेयर्स थी, प्लेनर स्ट्रक्चर था, अब कॉन्जुगेशन टूट गई है, एक और लेयर इंट्रोड्यूस हुई, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, प्लेनरिटी लॉस्ट हो गई, क्योंकि रिंग्स हमारी बेंड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का, मैंने जब उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से जो मेरी रिंग्स थी वो बेंड हो गई, फिर मैंने उसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन डाला तो वो फ्लोरीन इस तरीके का बन गया। दिस इज द इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। दो तरीके के हैं, ठीक है, एक में पाई सिस्टम पूरी तरीके से लॉस हो गया। अब एक और बात बताऊँ, अभी हमने ग्रेफाइट पढ़ा, ग्रेफाइट का मैंने बताया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब मैंने इसमें एक और लेयर इंट्रोड्यूस कर दी, तो एक और लेयर को इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जो इनका ये डिस्टेंस था, क्योंकि मैं उसमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ ठूसूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे कपड़े थे, ठीक है, अब आपने क्या किया, उन कपड़ों की लेयर्स के बीच में 4 5 6 7 कपड़े और डाल दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, जो ये लेयर थी और ये लेयर की डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। इसी तरीके से जब आप इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनाते हो, जब लेयर इंट्रोड्यूस करते हो, तो जो इनका नॉर्मल डिस्टेंस होता है, इनका डिस्टेंस इतना हो जाता है, मतलब पाई टू पाई स्टार का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर पाई टू पाई स्टार का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जितना वो अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था ग्रेफाइट, ये उतना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं रह जाएगा। तो इसमें दो तरीके के इंटरकलेशन कंपाउंड्स होते हैं, एक वो जिसके वजह से डालने से पाई सिस्टम खत्म हो जाता है, रिंग्स बेंड हो जाती हैं, प्लैनेटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड बिकॉज प्लैनेटी खत्म हो जाती है, डिस्टेंस पाई टू पाई स्टार का काफ़ी बढ़ जाता है, दे विल बिकम कलरलेस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्योंकि अब वो ट्रांजिशन कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज दैट ऑफ डायमंड, सो दे विल बिकम कलरलेस। अभी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर कैसे होगा, हमें पता है ना, जहाँ कॉन्जुगेशन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो नहीं रहा, मूवमेंट हो नहीं रहा, तो इट विल बिकम कलरलेस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब ये है कि बनते कैसे हैं, जब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वी गेट दिस टाइप 1 टाइप ऑफ इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट। सेकंड क्या होता है, सेकंड वो होता है जिसमें उसकी कॉन्जुगेशन मेंटेन रहती है, प्लैनरिटी मेंटेन रहती है। अगर प्लैनरिटी मेंटेन रहेगी, कॉन्जुगेशन मेंटेन रहेगा, इसका वो डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है जितना मतलब बढ़ना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, देखो क्योंकि एक लेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पर उतना नहीं बढ़ेगा कि ट्रांजिशन पॉसिबल ही ना हो पाए। तो पाई सिस्टम इज मेंटेन,
देयरफॉर लेयर्ड स्ट्रक्चर ही रहता है। हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज दैट ऑफ नॉर्मल ग्रेफाइट, नॉर्मल ग्रेफाइट जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो भी इतना ही होता है। देयरफॉर इट इज कलर्ड। ये कैसे बनते हैं? जब हम इनमें मेटल इंट्रोड्यूस करते हैं। मेटल स्पेशली कौन से? अल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये वाले जो अल्कली मेटल, नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल इंट्रोड्यूस करते हो तो इस टाइप के हमारे टाइप 2 टाइप के इंटरकलेशन कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे? जैसे के पे मैं ग्रेफाइट डाला, हमें पता है बहुत लेयर्स है, C8K बनेगा, फिर हीट किया C24, C36, C48 एंड C60, दैट इज फुलरीन। एंड वी ऑल्सो नो दैट फुलरीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम इन इट। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। जैसे 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 नंबर ऑफ एटम्स मैं इंक्रीज करूँगी, इनकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसको अच्छा सा क्या कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, फिर और दिया, और तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, के ग्रेफाइट कंपाउंड्स ऑब्वियस सी बात है, जब उसको फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे ये था, ये इसका होमो था, इसका लूमो था। ठीक है, ये अभी पूरे कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये इसका है होमो एंड ये हम नॉर्मल ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ये इसका लूमो। अब मैंने क्या किया, बाहर से मैं पोटेशियम ले आई। अब पोटेशियम क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, तो पोटेशियम ने K प्लस बना के प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो किस में देगा? लूमो में। अब लूमो भी मेरा क्या हो जाएगा? पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, और एक अच्छा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑल्सो। तो ग्रेफाइट के कंपाउंड्स जो हमारे इंटरकलेशन कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? तो आपको इंटरकलेशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रेफाइट को उसको टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल डाला। अब इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं मतलब देने में उसको टाइम लगेगा, मतलब रिएक्टिव कौन ज़्यादा है? तो अगर मैं वैसे देने की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। बट अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, क्योंकि हमारे को स्ट्रॉन्गर अगर वो बॉन्ड बनाने की बात है, तो रिएक्टिविटी लिथियम की ज़्यादा होती है देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन सीजियम, क्योंकि उसमें मोर आयोनाइजेशन एनर्जी हमको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी फॉर्म में, एक तो ये मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ये मेथड भी है। आपने ग्रेफाइट लिया C24, आपने उसमें एसिड डाल दिया। ठीक है, तो होगा क्या, ये क्या करेगा? H+ देगा। जब ये H+ देगा तो इसके ऑब्वियस इसने H+ लिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने H+ नेगेटिव लूज़ किया तो ये HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये भी एक तरीके का इंटरकलेशन कंपाउंड है। अब मुझे एक और बात बताओ कि फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे कि अब हमारा एक क्वेश्चन और इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट आता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे इसने क्या किया, ऑब्वियस H+ आया होगा तो इसने अपने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स H+ को दिए होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए होंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रेफाइट क्या होता है, वो तो ये है, ये नॉर्मल ग्रेफाइट है। अगर ये इसके पास फॉर एग्जांपल H+ आया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? होमो से लेगा। होमो मतलब बॉन्डिंग से लेगा। और हमें एक चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनो, अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग से निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। बहुत जनरलाइज्ड चीज़ है, ठीक है, खुद करके देखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि अगर आप बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हैं? होमो से निकाल रहे हैं, बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं। तो जब ये इंटरकलेशन कंपाउंड बनेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट है और इंटरकलेशन कंपाउंड है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? इंटरकलेशन कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज दैट ऑफ द नॉर्मल ग्रेफाइट। ठीक है, तो इतने से चीज़ से ग्रेफाइट में से आ सकते हैं क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है।
बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी कि अब आप और बुक्स उठाओ, जितने मैं करवा रही हूँ एज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। इतना से मेन ग्रुप एलिमेंट करो, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया, हमारा लक है, नहीं आया तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि हम उसे अटेम्प्ट करें। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे फुलरीन पे। तो ये हमारी जो एलोट्रॉप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट में सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन आइसोमर्स। बस इसमें से हम इतना सा ही करेंगे फुलरीन। तो आज हम ना थोड़ा सा फुलरीन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है फुलरीन के लिए। देखो फुलरीन बनता कैसे है, हमें पता है कार्बन कॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेफाइट। अगर आप उसको लेज़र की लाइट में हीट करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसे हीट करना है लेज़र के थ्रू, वैसे हीट नहीं करना है, लेज़र रेडिएशन से आप हीट करते हो, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फुलरीन्स मिलता है, जिसमें C60, C70, C80। तो हमारा मेजर कंपोनेंट कौन सा है, C60। फिर इनको सेपरेट किया जाता है बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो इनको इसी फॉर्म में बस एक रिवीजन करना है, जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए, आप लोग भी उसी तरीके से अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। देखो ये एक होलोस्फीयर मॉलिक्यूल है। होलो का मतलब अंदर से खाली है। आपको बाहर से तो रिंग्स का एक स्ट्रक्चर है, एक फुटबॉल की बॉल की तरह है, अंदर से इट इज़ होलो। फुटबॉल कैसे होती है, अंदर से खाली होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। तो इट इज़ अ होलोस्फीयर मॉलिक्यूल हैविंग, ये इंपॉर्टेंट है, हेक्सागन एंड पेंटागन रिंग। मतलब जो इसके ऊपर रिंग्स लगी होती हैं, हेक्सागन भी होती हैं और पेंटागन भी होती है, और किसी भी तरह की रिंग्स नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब जो ये हेक्सागोन और पेंटागन रिंग्स है, अल्टरनेट पे आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर आता है, ठीक है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ऑब्वियस है sp2 हाइब्रिडाइज है तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ हेक्सागन रिंग्स, जो मतलब उसमें हेक्सागन पेंटागन है, हेक्सागन रिंग्स तो वेरी करेंगी। जैसे मान लो कार्बन 60 में हेक्सागन रिंग्स हैं 20, तो 70 में है 30, वो वेरी करेंगी। पर जो पेंटागन रिंग है वो फुलरीन में, चाहे वो कार्बन 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, आपकी पेंटागन रिंग्स कितनी रहेंगी, 12 ही रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो वेरी कर रही है हेक्सागोन रिंग्स, तो हम हेक्सागोन रिंग कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला n/2 - 10, जो कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन 60 है, मुझे कार्बन 60 के लिए वी हैव टू कैलकुलेट कि इसमें नंबर ऑफ हेक्सागन रिंग्स कितनी, क्योंकि पेंटागन कितनी रहेंगी, 12 ही रहेंगी। अगर इसमें पूछेंगे तो 12 ही पेंटागन इधर रहेंगी, 12 ही पेंटागन इधर रहेंगी, ठीक है। हेक्सागन निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज n/2 - 10। अब ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 60, तो 60/2 - 10, तो ये हो गया 30, 30 - 10 = 20। तो इसमें कितने हेक्सागन है, 20, ठीक है। इसी तरीके से 70, तो ये कैसे होगा, 70/2 - 10, ये कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, -10 = 25। तो मतलब इसमें हेक्सागन्स कितनी हो गए, 25, पेंटागन्स जो है इसमें रहेंगे 12, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज आइसोलेटेड पेंटागन रूल। इसे IPR रूल भी कहते हैं। ये कार्बन 60 के लिए होता है स्पेशली, ठीक है। ये क्या कहता है, जो पेंटागन रिंग्स है ना, पेंटागन रिंग मान लो बीच में है, तो उसके अराउंड सिर्फ हेक्सागोनल रिंग्स होंगी, पेंटागन के साथ पेंटागन नहीं होगा। एक पेंटागन है उसके अराउंड हेक्सागोनल रिंग्स होंगी, पर जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं उसके अराउंड पेंटागन भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, जैसे ये मेरी एक पेंटागन रिंग है, ठीक है, इसके अराउंड वी हैव ओनली हेक्सागोनल रिंग्स, इसके अराउंड वी हैव ओनली हेक्सागोनल रिंग्स, मतलब इसके अराउंड वी हैव हेक्सागोनल, बट हेक्सागोनल के अराउंड, जो हेक्सागोनल है उसके अराउंड पेंटागन भी हो सकती है और यहाँ पे एक हेक्सागन भी हो सकता है। दिस रूल इज कॉल्ड एज IPR रूल। पेंटागन रिंग्स आर ओनली लिंक्ड टू हेक्सागन रिंग्स, while hexagon rings are linked to pentagon as well as the hexagon rings, ठीक है। अब आते हैं फुलरीन। अब ठीक है, ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा पेंटागन रिंग्स है, हेक्सागन रिंग्स है, पेंटागन हेक्सागन से अराउंड है, हेक्सागन पेंटागन से भी हो सकता है और हेक्सागन से भी हो सकता है। अब आते हैं कि इसमें बॉन्ड्स किस तरीके के हैं। तो इसमें 2 काइंड के बॉन्ड लेंथ होती है।
fullerene has two kinds of bond length, different type of bond length, एक दो हेक्सागन के बीच में, एक हेक्सागन और पेंटागन के बीच में, क्योंकि पेंटागन तो पेंटागन से कर ही नहीं सकती, पेंटागन सिर्फ हेक्सागन के से कर सकती है। तो दो तरीके की बॉन्ड लेंथ है, एक हेक्सागन वाली, एक हेक्सागन और पेंटागन वाली। तो जो हेक्सागन और पेंटागन वाली होती है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हेक्सागन। अब देखते हैं रीज़न वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे है कॉन्जुगेशन, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे नहीं होता है। इसके वजह से यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होता है, हमें पता है जहाँ कॉन्जुगेशन होगा वहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो मतलब कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पे ऐसा एज सच कॉन्जुगेशन नहीं होती, जिसके वजह से इनमें मोस्टली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, तो जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ 145.5 है और इसकी 139 है। तो इसका क्या रीज़न लिखोगे, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा तो ऑब्वियस है बॉन्ड लेंथ कुछ ना कुछ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, बिटवीन हेक्सागन एंड पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, इकोसाहेड्रल, ठीक है। ड्यूट, और एक और बात, अब देखो इस तरीके का हमें क्या होता है, हम अगर बॉल को लेते हैं, फुटबॉल को लेते हैं, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर इसको भी बोला जाता है, तो हम उसे कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, 2D बोलते हैं कि 3D बोलते हैं, हम उसको 3D बोलते हैं, ठीक है। इसी अब कोई 3D स्ट्रक्चर तो क्या प्लेनर में होगा कि नॉन प्लेनर होगा, वो नॉन प्लेनर होगा। तो कॉन्जुगेशन होती है, बट अगर मैं बेंजीन के साथ इसको कंपेयर करूं तो इसकी कॉन्जुगेशन कम होती है बिकॉज ऑफ द नॉन प्लेनरिटी। और एरोमेटिसिटी कॉन्जुगेशन का फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी delocalization is less effective, and if it is less effective it is less aromatic than benzene। बेंजीन से कम होगा एरोमेटिक, और अगर ये बेंजीन से कम होगा तो जो इसके अंदर के दो ये बॉन्ड्स हैं ये बेंजीन की तरह ना एक्ट करके एल्कीन की तरह लोकलाइज्ड होते हैं। कॉन्जुगेशन होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसके वजह से दीज डबल बॉन्ड एक्ट इज लोकलाइज एंड लुक लाइक द एल्कीन। एल्कीन कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये जो इसके डबल बॉन्ड्स की जो अब हम रिएक्शंस करेंगे, अभी हम फुलरीन की कुछ रिएक्शंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप वो रिएक्शंस देखोगे तो वो एडिशन रिएक्शन देता है। तो इट गिव एडिशन लाइक दैट ऑफ एल्कीन एंड एल्कीन गिव एडिशन रिएक्शंस। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नॉन प्लेनरिटी द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज लेस एरोमेटिक देन दैट ऑफ द बेंजीन। तो अब हम इसकी मूव ऑन करते हैं रिएक्शंस पे। सो गाइस अब हम लोग करते हैं इनकी रिएक्शंस, ठीक है, कि किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो वो फुलरीन में दो तरह की रिंग्स थी, पेंटा एंड हेक्सा। हेक्सागोनल रिंग्स की जो डबल बॉन्ड्स हैं सिर्फ वही जो है रिएक्शंस देते हैं, पेंटागन वाले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो हेक्सागन की रिंग्स देती हैं, और मैंने देखा था कि एडिशन रिएक्शंस देती हैं। तो यहाँ तो मैंने जस्ट 2 पॉइंट्स और ऐड किए हैं उसमें प्रॉपर्टी में। इन्हें हम सॉसर फुलरीन कहते हैं क्योंकि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि कार्बन कार्बन है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CH2 हो गया, बेंजीन हो गया। एंड इट गिव्स एडिशन रिएक्शन, दे ऑल गिव एडिशन रिएक्शन। देखो एल्कीन में जो हम लोग कोई भी एल्कीन है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की, जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे OH एंड OH लग जाता है ना, इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो यहाँ भी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ OH लग गया। ओजोन लगता है, इस तरीके से लग जाता है। O2 होता है, इस तरीके से रिएक्शन दे देता है। O+2 क्या देगा, डीजल रिएक्शन देगा। डीजल रिएक्शन में कैसे होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इसका डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर ये है, अगर ऐसा, तो ये अगर हमें ऐसा है तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ आ गया, ये मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ बुटाइलिथियम है, बुटाइलिथियम इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो जिस तरीके से एल्कीन रिएक्शन देता है वैसे ही फुलरीन देता है, पर हेक्सागोनल रिंग से देती है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थ्योरेटिकल स्टडी
करते हैं, ठीक करी गई हैं, उसमें ये बताया गया जो इसके लूमो होता है, नॉर्मली लूमो क्या होता है, वो एक सिंगल में होता है। मैंने अभी कहा पाई टू पाई स्टार, ग्रेफाइट में अभी हमने क्या किया था, पाई टू पाई स्टार देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें भी पाई टू पाई स्टार होता है। क्यों होता है पाई टू पाई स्टार? अच्छा, ये मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया है। पाई टू पाई स्टार क्यों होता है ट्रांजिशन? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, पाई टू पाई स्टार में। तो अगर यहाँ पे कोई पाई था और ये पाई स्टार है, ये है LUMO, अनऑक्यूपाइड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसके जो सिंगल होने की जगह ये ट्रिपलेट डिजनरेट होता है, मतलब 3 लेवल्स के अंदर ये डिवाइडेड होता है, ठीक है, हैविंग अ इक्वल एनर्जी। तो अगर हम इसका रिएक्शन कोई मेटल से करते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं। अभी हमने देखा कि इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो रुबिडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक रुबिडियम देगा एक इलेक्ट्रॉन, कैसे देगा, रुबिडियम प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 3 रुबिडियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, और C60 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। LUMO 3 में है, 1 2 and 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पूरी तरीके से फुल्ली फिल्ड, ठीक है। और अगर, और हमें पता है अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक, और उनको बोलते हैं फ्लोराइड आयन। इसी तरीके से मान लो कि पोटेशियम है, क्रिप्टन 222 है, C60 डाला हुआ है, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम इज ऑल्सो अ मेटल, एक इलेक्ट्रॉन देगा, K प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 दिए तो ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा, और 2 एक्सेप्ट करेगा तो इसके LUMO भी ट्रिपलेट जनरेट है, पर 2 में जाएगा। ये हमारी पार्शियल फील्ड है। हमें पता है बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज पार्शियली फील्ड होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये मेरा होमो है जो कि पूरी फील्ड है, और ये मेरा एम्प्टी है, बट इसमें क्या होता है, ये पार्शियली फिल्ड है LUMO, ये है होमो और ये है LUMO, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इनके केसेस में क्या हो जाता है, बिकॉज इनका जो है LUMO पूरी तरीके से खाली था, बट जैसे ही आप इसके अंदर मेटल इंट्रोड्यूस करते हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से ही काफ़ी फिल्ड हो जाते हैं, मतलब जो LUMO था इनका पार्शियली फिल्ड हो जाता है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, अगर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये किसकी तरह के एक्ट करेंगे, हमारे मेटल्स की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हीं में तो LUMO और HOMO पूरी तरीके से एक दूसरे में थोड़ी सी मिक्सड होती है और थोड़ी पार्शियली फिल्ड होती है, तो ये कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे, दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, ये इनकी नॉर्मल रिएक्शन है। इसके बाद अगर मेटल्स इंट्रोड्यूस कराई जाए, क्योंकि हमें पता है ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, होलो है, अब होलो में आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा सकते हो, आपने इसमें मेटल्स डाल दिए, तो इनको बोल देते हैं हम एंडोहेड्रल फ्लूइड। क्या बोल देते हैं, एंडोहेड्रल फ्लूइड। यही आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराओगे, ये इसमें चला जाएगा, ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, इनका होमो LUMO इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये K6C60 Ln2C60, मतलब आप इनको इंट्रोड्यूस करा के इस तरीके के फ्लोरीन्स बना सकते हो, जिनको बोलते हैं एंडोहेड्रल फ्लोरीन। अगर हम कार्बन 13 NMR लें, कार्बन 60 का लें जो कि फ्लोरीन है, तो एक ही सिग्नल मिलता है, मतलब सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं। पर जब आप कार्बन 70 का कार्बन 13 NMR लेते हो तो यू गेट 5 सिग्नल्स, मतलब इट हैज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको हमें अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं इनकी एरोमेटिसिटी की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करूँ, एलोट्रॉप्स जो कि ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है ग्रेफाइट, फिर डायमंड, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे आखिर में क्यों है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, और जब नॉन प्लेनर होगा कॉन्जुगेशन होगी पर कम होगी, और जब कम होगी कॉन्जुगेशन तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और अगर एरोमेटिसिटी कम है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी कम है। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। हमें पता है फ्लोरीन नॉन प्लेनर है, इसकी जो इसमें भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, ग्रेफाइट में भी डबल बॉन्ड होते हैं, डायमंड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो फ्लोरीन जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एल्कीन की तरह वो एक्ट कर रहा है, और ये एल्कीन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ग्रेफाइट प्लेनर होता है, तो ये एल्कीन की तरह तो रिएक्शंस देता नहीं है, तो सेकंड नंबर पे ग्रेफाइट होगा। और सबसे लास्ट क्योंकि इसमें तो सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन,
देन ग्रेफाइट, देन डायमंड, ठीक है। तो दिस इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेंज जो कि आपको इतना ही करना है एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर CSI या नेट एग्जाम, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सिलिकेट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलिकॉन आइसोमर्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कार्बन फैमिली के। तो इन दोनों को करते हुए चलेंगे, ठीक है, फिर हमारा कार्बन फैमिली खत्म हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।